हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 9। इसमें हम लोग जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 है ये, इसको भी पार्ट 1 पार्ट 2 में रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुछ पुराने क्वेश्चंस भी होंगे जो जिस समय जेई आपका मेंस और एडवांस में डिवाइडेड नहीं था, तो आईआईटी जेई के पुराने क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 1980 जेई का है और ये फेयरली ईजी है। Two masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies। दोनों की kinetic energy equal हैं। रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम पूछ रहा है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर पाओगे। m1 की वैल्यू 1/1000 kg एंड m2 की वैल्यू 4/1000 kg। ठीक है, देन हाफ m1 v1 स्क्वायर की वैल्यू दिया है हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी m2 बाई m1 एंड दैट इज 4। तो v1 बाई v2 की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब आपसे रेशियो ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है, तो मोमेंटम का रेशियो हो जाएगा m1 v1 अपॉन m2 v2। ठीक है, तो m1 बाई m2 इंटू v1 बाई v2। सो ये आपका हो जाएगा m1 बाई m2 की वैल्यू आपको दी है 1/4 इंटू v1 बाई v2 की वैल्यू दी है 2, तो दिस विल बी 1/2। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। से आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। ठीक है, कांस्टेंट पावर जो है वो मशीन डिलीवर कर रही है, पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट। द डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। तो पावर क्या होता है, बेसिकली एफ डॉट वी होता है। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट के उसमें फॉर्मेलिटीज में ना जाएं तो एफ वी लिख लें अगर। ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, सपोज करते हैं कि फोर्स उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ कांस्टेंट के मान सकते हैं, तो एम डी वी बाई डी टी को हम लोग फोर्स लिखते हैं टाइम्स वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। ठीक है, तो वी डी वी को आप लिख सकते हो के बाई एम डी टी। ठीक है, तो यहाँ से आएगा आपका वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसको आप इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक, ऑलराइट, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से v तक। आपको सिर्फ एक प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन निकालना है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि 0 से है कि u से है। ठीक है, आपको यू हैव टू गेट अ प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन ओनली। तो वी स्क्वायर बाई 2 आपका हो जाएगा के बाई एम टी। ठीक है, तो v आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी आ गया। ठीक है, अब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी का मतलब है कि डी एस बाई डी टी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी के। इसका मतलब डी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी डी टी हो जाएगा। तो फिर इंटीग्रेट करोगे आप, तो डी एस को लिख दो पहले सी टाइम्स रूट टी डी टी। ठीक है, तो फिर इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो एस की वैल्यू हो जाएगी, दिस बिकम्स 0 to 2 0 to s। जब आप सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन निकाल रहे हो तो आप 0 से s इंटीग्रेट कर दो, इसको 0 से t, बिकॉज आपको बस एक रिलेशन चाहिए, आपको एग्जैक्ट फार्मूला नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, तो s की वैल्यू हो जाएगी c, अब t टू द पावर t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, तो s जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2 आ गया, एंड दिस बिकम्स योर आंसर। ठीक, तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अभी दोनों क्वेश्चन इजी थे तो मैंने इसमें ज़्यादा ना डीप एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं समझी इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस। पहले तो ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है एंड दैट इज ऑफ कांस्टेंट रेडियस r सच दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन varies with time t as ac is equal to k square r t square where k is a constant. The power delivered to the particle by force acting on it is। अब ये आपको गिवन है कि पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसका रेडियस कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज योर r। तो ac क्या होता है, k स्क्वायर r t स्क्वायर। इसका मतलब आएगा mv स्क्वायर बाई r, सॉरी m नहीं होगा, दिस एक्सेलरेशन ओनली, v स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू k स्क्वायर r t स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा v की वैल्यू k r t। अब आप देख सकते हो कि v भी टाइम का फंक्शन है, मतलब v कांस्टेंट नहीं है। तो v कांस्टेंट नहीं है तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a टेंजेंशियल इज इक्वल टू dv बाई dt। तो ये सिंपली के आर हो जाएगा। ठीक, अब दो एक्सेलरेशन है इसमें, दो एक्सेलरेशन है, एक तो इधर AC होगा और एक इधर AT होगा। ठीक है, AT की वैल्यू है के आर और ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा है। पावर डिलीवर टू द पार्टिकल्स बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, पावर क्या होगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स को आप लिख सकते हो m ए सी प्लस ए टी। ठीक है, वेक्टर सम डॉट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और ए सी 90 डिग्री पे हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो ये सिर्फ बचेगा m ए टेंजेंशियल डॉट v। तो ये हो जाएगा m, व्हाट इज ए टेंजेंशियल, दैट इज के आर टाइम्स v इज व्हाट v। ठीक है, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है इसमें, देख लेना एक बार, क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। ए सेंट्रीपिटल को मैंने लिखा है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू ये हो जाएगी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, तो वी की वैल्यू के आर टी हो जाएगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी इज के आर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पावर हो जाएगा फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, तो एम ए सी प्लस ए टी टाइम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल से वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है क्योंकि 90 डिग्री पे होंगे। ऑलराइट, तो एम ए टेंजेंशियल डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी आएगा। ठीक है, तो ए टेंजेंशियल इज व्हाट के आर और वी आएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू है, अच्छा v की वैल्यू हमने नहीं पुट की, v की वैल्यू के आर टी इसमें डाल दो, तो m के आर टी। ठीक, सो दैट इज m के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। तो बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ध्यान ये देना है कि पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज जीरो। ठीक है, चाहे तो ये लिख लीजिए, पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। ठीक है,
तो पावर किस वजह से आएगा? सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। पावर इज ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is whirled in a vertical circle with other end of string at the center. At a certain instant of time, the stone is at lowest position and has a speed u. तो जब ये नीचे रहता है, excuse me, let me take a eraser and let me draw it with a scale. जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड कहें आप u है, ठीक है, और इसकी लेंथ l दिया हुआ है। The magnitude of change in its velocity as it reaches its position where string is horizontal. तो सपोज करते हैं हम इस सेंस में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो जब पार्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आता है कुछ इस तरह से, ठीक, जब यहाँ पर आ जाता है तो लेट सपोज इसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाती है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी माइंड यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उस वेक्टर में पहले चेंज निकालना है, देन उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पोजीशन को मान लेते हैं ए एंड इस पोजीशन को मान लेते हैं बी। तो एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, ए और बी के बीच में लगा लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन ए एंड बी। तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप डायरेक्ट इसमें कंजर्वेशन वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, जहां मैकेनिकल एनर्जी ई ए इज इक्वल टू ई बी कर दो सीधे, क्योंकि इसमें कहीं लॉस नहीं है। ठीक है, तो इसको रेफरेंस ही मान लो ए वाले लेवल को। ठीक है, तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल। ऑल राइट, तो यहां से आप देखोगे कि v की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl। ठीक, तो मतलब v की वैल्यू आ गई अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl। ठीक, ये तय हो गया आपका। अब आपको चेंज इन, पहले वेलोसिटी लिखो, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब चेंज इन कैसे लिखोगे, मान लो इस ये वाली डायरेक्शन आपकी आई कैप है और इसको डायरेक्शन को मान लो आप जे कैप। ठीक है, तो अगर ये आई कैप है तो आपका चेंज आएगा v फाइनल वेलोसिटी इज इन जे डायरेक्शन जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इन आई कैप यू आई कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं बल्कि अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये सब्सटीट्यूट कर दो वी स्क्वायर की वैल्यू, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस अगेन यू स्क्वायर है, तो दिस इज अंडर रूट 2u स्क्वायर माइनस 2gl। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस बिकम्स योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फोर्स जिसकी वैल्यू आपको कुछ इस तरह दिया है, माइनस के टाइम्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में चल रहा है पार्टिकल, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ पॉइंट ए कॉमा 0। ठीक, एंड देन पैरेलल टू वाई एक्सिस टू द पॉइंट ए कॉमा ए। तो इसको आप सबसे पहले एक्सिस पे बना लो। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अब इसके बाद
अपना पहला पॉइंट है, ओरिजिन से इसको मूव किया जाता है, ठीक है, और इसको ले जाया जाता है a,0। तो लेट सपोज दिस इज योर a,0। तो पहले इस रास्ते जाया जाता है यहाँ तक, और इसके बाद a, पे जाते हैं हम लोग, तो मतलब आप एग्जैक्टली वर्टिकल जाओगे उतने ही यूनिट। तो ये आपका फाइनल आ जाएगा a, ठीक है, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, ठीक है। अब आपका फोर्स का वेक्टर भी दिया हुआ है, F इज -k(y)i कैप प्लस x(j)कैप। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस टाइप से अगर फोर्स का वेक्टर दिया हो और डिस्प्लेसमेंट का कुछ वेक्टर हो, आपको वर्क डन निकालना है। तो हाउ डू यू डू वर्क डन? इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, ठीक है। एंड व्हाट इज ds? ds वेक्टर क्या होता है अपना? dx i कैप प्लस dy j कैप, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको कैसे लिखेंगे। F डॉट ds आप करोगे तो -ky dx आ जाएगा और -kx dy आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रल आएगा फ्रॉम 0 टू a टू b, इस तरह लिखते हैं इसको, ठीक। इस पाथ पे आपको करना है। तो ये जो इंटीग्रल है, इसको पहले इस पाथ पे अलग जोड़ लो और इस पाथ पे अलग जोड़ लो, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, -ky dx -kx dy। तो इसको आप जाओगे 0 टू a प्लस -ky dx -kx dy, और अब a टू b, ठीक है। तो पहले आप ओरिजिन से लेके a तक गए, अब a से लेके b तक जा रहे हो, ठीक है। तो दोनों ऐड कर दो। अब देखते हैं 0 से a तक जब चल रहे हैं तो सिर्फ x चेंज हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ बचेगा dx, y कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -ky, और dx कितना हो जाएगा? इंटीग्रल dx की वैल्यू 0 टू a जा रही है, ठीक है। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, y इज नॉट चेंजिंग। फिर जब a टू b करेंगे तो a टू b में देखो x कांस्टेंट है तो dx 0 हो जाएगा, और आपका x कांस्टेंट की वैल्यू a हो जाएगी। तो इसको लिख दो आप -kx, ठीक है। x लिखना ठीक नहीं है, इसको a लिख दो क्योंकि x की वैल्यू कांस्टेंट है, -ka इंटीग्रल dy, और dy की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 टू a। सिमिलरली यहाँ पर भी y लिखना ठीक नहीं है, y की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, ठीक है। y की वैल्यू 0 थी, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल ही 0 हो गया। y की वैल्यू 0 टू a तक में 0 थी, तो ये 0 लिख दिया मैंने y की जगह, तो पूरा इंटीग्रल ही 0 हो गया। और यहाँ पर क्या बचेगा? सिंपली a बचेगा, तो -ka² हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बस इसको ध्यान से करना है, ठीक है। दो पार्ट में तोड़ दीजिए, पहला पाथ 0 टू a, दूसरा पाथ a टू b। देख लो 0 टू a में क्या कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो इंटीग्रल के, देन अगेन रिपीट फॉर a टू b ऑल्सो, ठीक है। ये आपका 1998 में है। इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं बहुत इजीली, फॉर्म चेंज करके उनके। तो इम्पॉर्टेंट कि आप प्रोसेस फॉलो करें कि फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें, उसको अलग अलग लिखें, एंड देन यू सम देम ओवर द टू पाथ्स, ठीक है। आपको इसमें 3 भी कर सकता है, कैसे भी बना सकता है, ऐसे ऐसे फर्दर जो जितने भी हों आपको इस तरह सम करते जाना है, ठीक है। A spring of force constant K is cut into two pieces such that one piece is double the length of other. ओके, कुछ इस तरह से इसको काट दिया। वन पीस इज डबल द लेंथ ऑफ अदर, मतलब कि इसको A टू B में काटा है और A बाई B की वैल्यू है 2, ठीक है। देन द लॉन्ग पीस विल हैव फोर्स कांस्टेंट। ये तो बहुत इजी है कि A जो होता है, अगर पूरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो K की वैल्यू क्या होगी? A प्लस बी अपॉन A टाइम्स K, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा?
ये 2/1 हो गया, तो 2 + 1/2 टाइम्स के, 3/2 के हो जाएगा आंसर। ठीक है, विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, assume that the generator converts a fixed fraction of wind energy intercepted by blades into electrical energy for wind speed v। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल टू। अब ये बेसिकली फ्लूइड का क्वेश्चन है, फ्लूइड डायनेमिक्स का, बट बेसिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक होता है कि विंड पावर में किस मास फ्लो रेट क्या होगा विंड का। ठीक है, तो मास फ्लो रेट आपका होगा रो ए वी। ठीक है, जहां पर वी विंड वेलोसिटी है, विंड वेलोसिटी। अभी इसको सिर्फ सुन लो, समझ लो, फ्लूइड में आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। तो अगर ये है विंड की डेंसिटी या एयर की डेंसिटी, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ विंड जनरेटर या टरबाइन कह लें आप। ठीक है, तो मास फ्लो रेट जो आ रहा है उसमें, दैट इज मास फ्लो रेट इज रो ए वी। अब जो फोर्स आउटपुट होगा उससे, फोर्स विल बी m डॉट v। ठीक है, और जो पावर होता है दैट इज m डॉट v स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो जाएगा रो ए वी टाइम्स v स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स, क्योंकि फोर्स इंटू वेलोसिटी इज m डॉट, यहाँ पर फोर्स फ्लूइड डायनेमिक्स में कुछ इस तरह लिखा जाता है dm/dt टाइम्स v। ठीक है, और पावर की वैल्यू तो आप जानते ही हो, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा रो ए वी क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर वी क्यूब हो गया। अभी इसको सुन लीजिए, बाकी ये फ्लूइड में डिटेल में आएगा, तो वहाँ आप कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, a small block is shot into each of the 4 tracks as shown below. Each of the tracks rises to the same height. सेम हाइट तक राइज करते हैं सारे के सारे। द स्पीड विथ विच ब्लॉक एंटर्स द ट्रैक इज सेम इन ऑल केसेस। अच्छा, ये भी सेम है, इस चीज़ को अंडरलाइन करिए प्लीज़। ठीक है, मतलब यहाँ पर v है, तो यहाँ पर भी v है, तो यहाँ पर भी दिया है सब में v। एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक द नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम। ये तो सर्कुलर मोशन का बेसिक क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो इस पर नीचे की तरफ mg लगेगा, नीचे की तरफ नॉर्मल लगेगा, और ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल mv²/r। ठीक है, अब ये वेलोसिटी जो है, इसको आप कुछ सपोज कर लो, दिस इज v0²। ठीक है, यहां पर मान लो v0 होती है वेलोसिटी, तो बेसिकली नॉर्मल क्या होगा, n + mg इज इक्वल टू mv0²/r। तो n की वैल्यू हो जाएगी mv0²/r माइनस mg। ना mg तो आपका कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। ठीक है, नहीं सॉरी, r इज नॉट कांस्टेंट, r इज नॉट कांस्टेंट, सॉरी, दिस क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो n आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0²/r है। अब देखते हैं v0 क्या है चारों केसेस में। स्मॉल ब्लॉक इज शॉन टू ईच ऑफ द 4 ट्रैक्स, ईच ऑफ द ट्रैक राइजेस टू द सेम हाइट, क्योंकि हाइट सेम है सब में। ठीक है, दिस इज योर h, this is your h, this is also your h, and this is also your h।
तो लिखो आप, सिंस h इज सेम इन ऑल केसेस, देयरफॉर v नॉट, जिसकी वैल्यू होगी v स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, नॉर्मल आपका 1D इक्वेशन से v नॉट माइनस 2gh इज ऑल्सो सेम इन ऑल केसेस, इज ऑल्सो सेम फॉर ऑल केसेस, ठीक है। इसका मतलब n का जो रिलेशन है एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, n वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पर r कम होगा, ठीक है। तो जिस केस में r सबसे कम है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा देगा, क्योंकि वी नॉट सबके लिए कांस्टेंट है, m सबके लिए कांस्टेंट है, mg इस कांस्टेंट है ही, तो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जिसमें r सबसे कम है, देख लो ये वाला बनता है आपका ये पार्ट, ठीक है। A particle which is constrained to move along the x-axis is subjected to a force in same direction which varies with distance x of the particle from origin as f की वैल्यू दे दी है माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब। हियर ए एंड के आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, ठीक है। के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन डाल दी इन्होंने, द फंक्शनल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल, क्या है, इंटीग्रल। आपको पता है कि एफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी यू बाई डी एक्स 1D के लिए, 2D में डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस डी यू को एक तरफ इंटीग्रेट कर लो, एफ डी एक्स को एक तरफ इंटीग्रेट कर लो, ये आपका x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जीरो टू एक्स चले जाओ, और फिर ये आपका जीरो टू यू चला जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका माइनस यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब, ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रल जीरो टू एक्स, तो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स, ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए एक्स 4 की पावर 4, ठीक है। तो u की वैल्यू आ जाती है आपकी के एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स 4 की पावर 4। अब ध्यान इसमें यह देना है कि ये u पे x का जो इवन पावर है, मतलब इसके दो रूट्स आएंगे, दो जगह u ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले तो आप वो देख लो किसमें एक ही जगह ज़ीरो हो रहा है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक। दूसरी बात, फोर्स के रिलेशन से आपको पता है, फोर्स के रिलेशन से आपको पता है कि F इज इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और F क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब स्लोप ऑफ u इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि किसमें स्लोप ज़ीरो हो रहा है u का, ये इसमें क्या ज़ीरो हो रहा है स्लोप ज़ीरो पे, नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब बचता है या तो ये या तो ये, ठीक। अब देखो इसमें दो रूट्स किस में है, इसमें एक ही रूट दिख रहा है, इसमें दो रूट दिख रहा है, वन रूट इज दिस, वन रूट इज दिस, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि x की इवन पावर है इसलिए आपको ये दो जगह पे जीरो मिलता हुआ दिखेगा, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। दूसरी एनालॉजी हमने क्या लगाई कि फोर्स की वैल्यू जीरो है x इक्वल टू जीरो पे, मतलब u का स्लोप x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, ठीक है। An ideal spring with spring constant K is hung from the ceiling and a block of mass m is attached to its lower end, ठीक है। The mass is released with the spring initially and set the maximum, I think ये तो बहुत easy question है, I don't think we should discuss this,
ये अनस्ट्रेस्ड पोजीशन है, नीचे आ जाएगा, ठीक है। m मास है, तो अगर ये h हाइट है तो क्या लिखोगे आप? ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू हाफ, एक लेवल ये ले लो रेफरेंस, तो यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर, सॉरी ये स्प्रिंग है, हाफ के एच स्क्वायर माइनस एम जी एच, ठीक है। तो व्हाट इज एच? एच की वैल्यू इज 2 mg बाई के, ठीक है। दिस इज योर आंसर। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है दोनों पॉइंट पे, ठीक है। अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग, ठीक है, विदाउट डैम्पिंग तो अच्छा है, डैम्पिंग नहीं है अपने में। When the displacement of the bob is less than the maximum, its acceleration vector is correctly shown in। तो देखो ये अगर आप सिंपल पेंडुलम को बनाओ, कुछ इसका ये एम्पलीट्यूड होगा, तो इसके बीच में ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है, इधर की तरफ। तो जब कहीं बीच में आता है ये, तो इस समय इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले एक टेंशन टी जा रहा होगा, ठीक है, नीचे mg लगता है, दीज आर ऑल द टू फोर्सेस, ठीक। और एक सेंट्रीफ्यूगल, हम लोग इसी के रेस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं चीजें, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये एंगल आपका मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अब एक्सीलरेशन वेक्टर आपको दिखाना है, तो आप इसको इजीली रिजॉल्व कर दो। एक तो t माइनस या t इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। या सेंट्रीफ्यूगल को आप लिख लो इस टाइप से, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, पर आपको इसमें एक्सेलरेशन बताना है तो यूज सेंट्रीपीटल, तो आप चाहो तो इसको ना बनाओ, ठीक है, और इसको शो करो इस तरह से एम जी कॉस थीटा से, ठीक है। व्हाट यू डू इज, एक सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स द सेंटर, तो एम ए सी इज टी माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और दूसरा होगा आपका ये टेंजेंशियल, वो आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा एम जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो दो एक्सेलरेशन होंगे ऑब्वियसली, ए सी और ए टी, तो इनका रिजल्टेंट कुछ, अगर ये आपका ये ए सी है और ये ए टी है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ 20 से जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, आई गेस सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। A particle is acted by a force F is equal to kx, where k is a positive constant. Its potential energy at x is equal to 0 is 0, ठीक है। Which curve correctly represents the variation of potential energy of the block? अगेन सेम क्वेश्चन है, आप कर लेना इसे। F की वैल्यू माइनस डी यू बाई डी एक्स है, 0 पे 0 है पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली F की के एक्स की है, तो u हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो लीनियर वाले ऑब्वियसली कट जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। A bob of mass m is suspended by a massless string of length L. The horizontal velocity v at a position A is just sufficient to make it reach the point B, टॉप पर, ठीक है, पहुंचने के लिए।
आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी v दें इसे ताकि ये जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पे रीच कर जाए। तो आपको पूछ रहा है द एंगल थीटा एट विच स्पीड ऑफ द बॉब इज हाफ ऑफ दैट एट ए। ये पॉइंट कोई मान लो आप, ठीक है, इस पॉइंट को मान लो P। तो पूछ रहा है P पे वेलोसिटी Vp जो है दैट इज v/2। यहाँ पर v थी तो यहाँ v/2 हो जाती है, तो ये एंगल थीटा कितना होगा जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो अगेन आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो बिटवीन ए एंड P। सबसे पहला अपना बेसिक हथियार वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे इसको रेफरेंस मानते हुए, हाफ m v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू P तक जाने में मान लेते हैं हाफ m vp हो जाता है। ठीक है, और प्लस कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन हो गई इसमें, तो mg। अच्छा, ये हाइट कितनी होगी, हाउ मच इज दिस हाइट, तो ये होगी L माइनस, ये भी L है, ये भी L है, तो L माइनस L कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक, देखो दिस इज योर L एंड दिस इज ऑल्सो योर L एंड दिस इज थीटा। तो इतनी डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, L माइनस L कॉस थीटा ही तो होगी। ये वाली डिस्टेंस आपकी L कॉस थीटा हो गई, तो ये पूरी L है। ठीक, तो L माइनस L कॉस थीटा इज योर दिस डिस्टेंस, वो मैंने लिख दिया। तो बेसिकली आप Vp को लिख सकते हो v² माइनस 2g L माइनस L कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि दिया है कि वेलोसिटी एट ए इज जस्ट सफिशिएंट टू मेक इट रीच एट पॉइंट बी। इसका मतलब हम लोग ने वर्क एनर्जी थ्योरम के ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा है कि वी ए मिन क्या होता है, √5GL। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर डाल दो, Vp की स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी v² माइनस, आई बेग योर पार्डन, v² की वैल्यू 5GL हो जाएगी, 5GL माइनस 2GL माइनस L कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और Vp की वैल्यू आपको दी है इज v/2। ठीक है, इज v/2। तो यहाँ पर आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो पहले, दिस इज v/2 स्क्वायर इज इक्वल टू v। तो अब ये आ जाएगा आपका 5GL/4 इज इक्वल टू 5GL माइनस 2GL माइनस प्लस 2GL कॉस ऑफ थीटा। तो अगेन ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल 3GL हो जाएगा, ये माइनस चला जाएगा इधर, तो 5GL/4 माइनस 3GL इज इक्वल टू 2GL कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज -7/4GL इज इक्वल टू 2GL कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आती है अपनी, GL कैंसिल हो जाएगा, -7/8। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू -7/8 का मतलब है कि कॉस थीटा नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, कॉस थीटा नेगेटिव में आने का क्या मतलब है कि थीटा, पहली बात तो क्या क्या नहीं हो सकता, π/4 नहीं हो सकता, π/2 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका गलत हो गया। अब बचता है π/2 से 3π/4, 3π/4 से लेके पाई तक, तो कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आप चेक कर लो, कॉस थीटा की वैल्यू -7/8 आएगी, तो किस थीटा के लिए आएगी आपको थोड़ा सा इसमें चेकिंग करना पड़ेगा। तो आई गेस इसमें अगर आप कॉस का ग्राफ बनाओ, ठीक है, ये बनता है, दिस इज योर 0 1 है, π/2 पे आपका 0 हो जाता है एंड देन 3π/2 पे अगेन -1 हो जाता है।
तो -7/8 इज समथिंग विच इज लेस देन -1, ठीक है। -1 से मतलब इस रेंज में कहीं आ रहा है, π/2 से लेके 3π/2। अब 3π/4 की वैल्यू कितनी होगी? 3π/4 इज हाउ मच इज 3π/4? दिस इज 180, 3 क्रॉस 180/4। इसको अगर आप डिग्रीज में कैलकुलेट करें तो अगर इसको π/4 के सेंस में लिख लेते हैं इसे, तो 0 एंड दिस इज 2π/4, तो बीच में कहीं 3π/4 आएगा, और ये 3π/2 है तो ये दिस इज 6π/4, मतलब 1 π/2 इज इक्वल टू 2π/4, ठीक है। तो दिस इज 0, दिस इज बीच में π/4 आएगा, देन 2π/4 आएगा, देन 3π/4 आएगा, देन बीच में पाई पे -1 आता है, सॉरी ये पाई होगा, और इसको मैं सबको π/4 के सेंस में लिख देता हूँ। दिस इज 2π/4, ठीक है। 2/4 पे 0, देन पाई पे -1 होता है, तो व्हाट इज पाई? पाई को मैं लिख सकता हूँ 4π/4। तो बेसिकली -7/8 कहीं यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ आने का मतलब है कि ये पहली बात तो पाई से छोटा है, ठीक है, और 3π/4 से बड़ा है, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए इसका, 3π/4 से ज्यादा आएगा, ठीक है। ये आप ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। इस वाले हाफ में नहीं आएगा क्योंकि -7/8 इज क्लोज टू -1, तो -1 के क्लोज है, तो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा, तो इसका मतलब ये वाला होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि ये है आपका π/2 और ये है पाई, ठीक है। बीच में आपका आता है 3π/4, यहाँ पे वैल्यू -1 है, यहाँ पे 0 है, और -7/8 कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है। दिस इज गुड क्वेश्चन, और ये 2008 में आया था जेई के। अगेन अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम 2008। इसमें कह रहा है कि अ ब्लॉक बी इज अटैच टू 2 अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग S1 एंड S2, दोनों अनस्ट्रेच्ड हैं, विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड 4K रिस्पेक्टिवली। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4K है। The other ends are attached to identical supports M1 and M2 not attached to the walls। अच्छा देखो, जिस स्प्रिंग का ये एंड अटैच है M1 पे और M2 पे, M1 M2 आपके वॉल से अटैच नहीं है, फ्री है वो, ठीक है। The springs and supports have negligible mass, there is no friction anywhere, the block B is displaced towards the wall 1 by a small distance x and released। क्या किया इसने कि B को जो है थोड़ा सा x डिस्टेंस आगे पुश किया पूरे सिस्टम को, सच दैट कि S2 में कोई, देखो इसमें फिगर में शो किया है कि B को x जब आगे ढकेल रहे हैं, साथ में इसको भी ढकेले हैं स्प्रिंग को, तो इनिशियल एक्सटेंशन इसमें कोई 0 है, ठीक है। इस समय एक्सटेंशन 0 है इसमें, ठीक। तो इसको मैंने x पुश किया तो ये भी आगे चला गया है, तो जब पूरा का पूरा सपोर्ट ही आगे चला गया तो ऑब्वियसली S2 स्प्रिंग में एक्सटेंशन इज 0। फिर क्या कह रहा है? द ब्लॉक रिटर्न्स एंड मूव्स अ मैक्सिमम डिस्टेंस y टूवर्ड्स द वॉल 2। ये कहता है कि ब्लॉक रिटर्न होता है अपने मीन पोजीशन पे और फिर ब्लॉक 2 की तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस y जाता है। आपको रेशियो y/x निकालना है और दिया है कि डिस्प्लेसमेंट x एंड y आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फाइनल जो इसमें तीसरा डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ कुछ सपोर्ट होगा, दिस इज योर ब्लॉक, और ये आपका ठीक है, दिस इज योर ब्ली, और ये सपोज कर लेते हैं वॉल, इसको बना दो, वॉल बनेगी कुछ यहाँ पे। अब इसमें एक्सटेंशन 0 होगा, क्या होगा देखो, पहले ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, ठीक है, पहले ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, क्योंकि ये एंड फ्री है
तो जब इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, जब इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर जाएगा आगे, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन में इसमें एक्सटेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो इनिशियली क्या हो रहा था कि जब हमने बी को आगे डिस्प्लेस किया तो ये एंड फ्री था, तो इसके साथ मूव किया तो इसमें एक्सटेंशन 0 है। तो जब ब्लॉक बी इधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तो क्या होगा कि S2 तो कंप्रेस होगा थोड़ा, पर S1 जो है आपका, S1 में कोई एक्सटेंशन नहीं होगा मीन पोजीशन से, क्योंकि ये वापस अपनी जैसे ही लेंथ इक्विलिब्रियम पे आएगा उसके बाद ये बी के साथ चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज लिख लीजिए पहले, आफ्टर इक्विलिब्रियम when block moves towards left, no extension takes place in S1, ठीक है। तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन में बेसिकली खेल जाना है पूरा। हाफ K1, K1 नहीं है सॉरी यहां पर, ठीक है K1 K2 में ही कर लेते हैं। हाफ K1 था और इनिशियल एक्सटेंशन 0 था, जब ये x आगे खिसकाए थे, तो बेगो पार्डन x है इसमें, 0 इसमें नहीं है, 0 K2 में है, प्लस हाफ K2, और जब ये x आगे बढ़ा था तो ये भी साथ में x आगे चल गया था, तो इसमें एक्सटेंशन 0 हो गया था। अब जब ये y चला होगा आगे, ये मान लेते हैं मीन पोजीशन है, यहां से कुछ y चला आगे, तो इसमें कंप्रेशन तो y का होगा और इसमें एक्सटेंशन 0 होगा, तो हाफ K1 0 स्क्वायर प्लस हाफ K2 y स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये जो डिस्टेंस चल जाएगा दिस इज ऑल्सो y, क्योंकि ये y चल चुका है अब, ठीक है। तो ये भी y हो जाएगा और ये फर्दर y मूव कर जाएगा इधर की तरफ, ठीक। तो अब जो है इसमें सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी आपकी, हाफ के एक्स स्क्वायर K1 इज इक्वल टू के एंड K2 इज इक्वल टू 4k, ठीक है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 4k वाई स्क्वायर, बेसिकली आपसे y बाई एक्स पूछ रहा है, तो y बाई एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4, ठीक है। तो y बाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली सोचना पड़ेगा क्या हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों एंड फ्री कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक। A block of mass 2 kg is free to move along the x-axis. It is at rest from t is equal to 0 onwards. And from t is equal to 0 onwards, it is subjected to time dependent ft in one direction. इस पे एक ft फोर्स लग रहा है जो कि लीनियर है। ft की वैल्यू आप लिख सकते हो, राइट। f अपॉन इसका इक्वेशन क्या होगा, f/4 प्लस t अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो f की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी अपॉन 3 टाइम्स 4, तो f की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 4/3t, ठीक है। यू कैन इजिली राइट दिस। द फोर्स t वेरीज विथ t एज शोन इन फिगर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकेंड। तो अगेन यार ये तो आप खुद कर लेना, इसको लिख लो, m dv/dt इज इक्वल टू 4 माइनस 4/3t, ठीक है। इंटीग्रेट, फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, देन फाइंड v एट 4.5 सेकेंड, और जब वो आ जाएगा तो उसमें आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, हाफ mv², ठीक है। आपको मास भी दिया हुआ है 2 kg, तो सारी चीज़ें तो दे रखी हैं इसमें, तो ये कोई
टफ क्वेश्चन नहीं है। ये देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय अ फोर्स, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन दिया है, k बीइंग द कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन, एक कांस्टेंट है। व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट a0 टू पॉइंट 0, a along a circular path of radius से about the origin in xy plane is, जस्ट अ सेकंड, मेरा स्केल, इसमें देखिए आप कि आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। अब ये कह रहे हैं कि पार्टिकल को a,0 से 0,a तक ले जाया जाता है, ठीक है। सॉरी, अलोंग अ सर्कुलर पाथ जा रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन कितना होगा इस फोर्स की वजह से। ओके, एफ की वैल्यू सबसे पहले लिख लो आप, के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 टाइम्स आई कैप प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 जे कैप। अब एक तो तरीका है कि आप प्रॉपर एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एस निकाल के डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप करके इंटीग्रेट करो, पर उसकी जरूरत नहीं। आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कहीं जीरो आंसर तो नहीं है। तो जीरो तब आएगा जब फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो किसी भी मोमेंट पे इसमें जब मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसमें देखना है फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। लेट सपोज जब इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हैं, ठीक है, ये एक्स मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं, तो ये x कॉमा वाई पे है जब पार्टिकल p, तो इसकी वेलोसिटी तो सर्कुलर ट्रैक के टेंजेंशियली होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि फोर्स किधर है, ठीक है। तो इस मोमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो यही लग रहा होगा x कॉमा वाई, जब इसका कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई है तो इस पे फोर्स ये लग रहा है। स्लोप क्या होगा फोर्स का, स्लोप ऑफ फोर्स, या कोई वेक्टर होता है अगर ए आई प्लस बी जे, तो आप इसका tan थीटा कैसे निकालते हो, tan थीटा निकालते हो b बाई ए से, ठीक है। तो यहां पर भी निकाल लो tan थीटा, मतलब x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। स्लोप ऑफ फोर्स tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो ये तो y बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ऑल्सो जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है, तो जो ओरिजिन से इसको लाइन ज्वाइन करेगी उसका भी तो थीटा ही होगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, या आप tan थीटा लिखो सीधे। तो ओरिजिन से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, tan थीटा को मैं y बाई एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन यही होगी, थीटा वाली, पॉइंट P पे लग रही है और x एक्सिस से थीटा एंगल पे है, तो यही तो वेक्टर बना, ठीक है। सो आप ये लिखिए, देयरफॉर फोर्स इज अलोंग वेक्टर PO, ठीक है, P से O की तरफ, क्योंकि फोर्स का स्लोप आ रहा है tan थीटा y बाई एक्स, और जो ओरिजिन से पार्टिकल को लाइन बना रहे हैं उसका भी tan थीटा y बाई एक्स आ रहा है, क्योंकि पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई हैं। इसलिए फोर्स का वेक्टर आपका PO के अलोंग ही हो गया, और जब PO के अलोंग ही हो गया तो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल है, ठीक है। फोर्स आपका 0 आ जाएगा।
तो बिफोर यू इंटीग्रेट जस्ट मेक श्योर कि आपका वर्क डन 0 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। A tennis ball is dropped on a horizontal smooth surface. It bounces back to its original position after hitting the surface, ठीक है। The force on the ball during the collision is proportional to the length of the compression of the ball. ये कोलिजन का क्वेश्चन है, पर ठीक है हम लोग देख सकते हैं ऐसा भी कोई। Which one of the following sketches describes the variation of kinetic energy with the time t most appropriately? देखो जब ये बॉल को ऊपर से रिलीज करते हैं तो इसकी वेलोसिटी यहाँ तक बढ़ेगी जस्ट अबाउट कोलिजन, फिर इतने टाइम तक कोलिजन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब कोलिजन होगा तो बॉल थोड़ी कंप्रेस होगी तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जस्ट अबाउट कॉन्टैक्ट में। फिर उसके बाद बॉल थोड़ी सी कंप्रेस होती है तो वेलोसिटी उस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। उसके बाद जब वापस से वो कंप्रेशन रिलीज होता है तो वेलोसिटी अचानक से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो ये तो पता है आपको कि उस पॉइंट तक जाके वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी, सब में बढ़ रही है। फिर अचानक से 0 होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं अचानक से 0 हो रही है, इसमें भी, फिर अचानक से बढ़ेगी एंड देन ऊपर जाके आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मिन, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। तो नीचे वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी है ड्रॉप किया गया है तो यहाँ पे तो v 0 है, v यहाँ पर क्या होगा, हाफ v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। तो v की वैल्यू होती है जी टी, ठीक है। जितना भी टाइम लगा टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो टाइम के साथ v की वैल्यू g होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर आ गया। टी स्क्वायर का मतलब है कि के अबाउट सिमेट्रिक होगा ग्राफ। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है लीनियर है, और ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने बताया कि अचानक से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और फिर अचानक से बढ़ जाएगी, तो ये तो होना ही नहीं है। अब हमें पता करना है कि स्लोप ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो वो भी आप देख सकते हो। आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी का स्लोप क्या है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर टी। मतलब ये टाइम के साथ बढ़ते चला जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ये स्लोप घट रहा है, ये स्लोप बढ़ रहा है, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है। तो बस इतना ही ट्रिक लगा के आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बाकी तो आपको कुछ देखना ही नहीं, ठीक है। ये बस इतना सा सेंस होना चाहिए कि कोलिजन के समय क्या होता है, कोलिजन के समय अचानक से काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, फिर अचानक से वही वापस से इलास्टिकली आ जाती है, ठीक है। I guess this is the last question of today. A wire which passes through hole in a small bead, ठीक है, is bent in form of quarter of a circle. इस वायर को ऐसे क्वार्टर के फॉर्म में है और इस पे एक ये, ठीक है, बीड है। The wire is fixed vertically on ground as shown in figure. The bead is released from near the top of the wire and slides along the wire without friction, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। As the bead moves from A to B, the force it applies on the wire. तो आप सपोज करो बीड कुछ इस तरह से है किसी पोजीशन पे, तो इसकी एफबीडी बना लो बीड की। सबसे पहले इसमें एक mg लग रहा होगा, इस समय इसका एंगल थीटा मान लो, ठीक है। मान लो वायर इस पे बीड पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है बाहर की तरफ, ठीक। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। एन इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल वाला कंपोनेंट लिखना ही भूल गया मैं। एम वी स्क्वायर बाई
r. All right, so this becomes m plus mv square by r is equal to mg cos of 90 minus थीटा. ठीक, अब आप यहाँ पर देखो कि n की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, mg साइन थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर. ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या है. रेडियली, आपने रेडियली आउटवर्ड माना है, तो अगर पॉजिटिव आएगी तो रेडियली आउटवर्ड है, नेगेटिव आती है तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगी ऑब्वियसली. ठीक है, तो अब इस चीज़ों में क्या क्या कांस्टेंट है देख लेते हैं एक बार फिर से. कुछ क्वेश्चन में वायर इज फिक्स्ड वर्टिकली रिलीज्ड फ्रॉम नियर द टॉप ऑफ इट स्लाइड्स अलोंग द वायर विदाउट फ्रिक्शन. अब देखो v चेंज होगा आपका. v क्यों चेंज होगा, क्योंकि एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आएगा mg का, और उसको आप लिख सकते हो. सेकेंड इक्वेशन इज mg साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू m dv बाई dt. ठीक है, तो ये हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू m dv बाई dt. ऑलराइट, तो जब तक थीटा आपका 0 से लेके वेरी कर रहा है पाई बाई, सॉरी थीटा हमने नीचे से माना है, राइट. थीटा हम लोगों ने नीचे से माना है, चलो ठीक है, हम लोगों ने थीटा नीचे से माना है, तो थीटा की वैल्यू होगी पाई बाई 2 से लेके 0 तक. ठीक है, पाई बाई 2 से 0 तक जाएगी थीटा की वैल्यू. तो जब पाई बाई 2 से पाई बाई 4 तक कुछ वेरिएशन होगा, पाई बाई 4 से लेके इधर तक कुछ वेरिएशन होगा. ठीक है, तो इसको लिख लो साइन थीटा, दिस इज mg cos थीटा इज इक्वल टू m dv बाई dt. ठीक है, तो इसका मतलब, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में 0 से लेके पाई बाई 2 तक में cos थीटा एक पॉजिटिव आएगा, मतलब वेलोसिटी तो आपकी बढ़ती जा रही है. ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और हम लोग वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, r d थीटा बाई dt, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो r d थीटा बाई dt लिख दो, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो mg cos थीटा इज इक्वल टू m r d थीटा बाई dt. तो यहाँ पर थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा. ठीक है, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा. तो जस्ट अ सेकेंड, इसको इंटीग्रेट करना है अगर, तो आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट. दिस इज योर m, ये अपना रिलेशन आया था, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ से तब आती है इफ mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई आर. ठीक है, इसको ग्रेटर देन कर दो, मतलब कि साइन थीटा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू mm कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी. ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू, जब तक साइन थीटा की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर जी से ज़्यादा है तब तक तो एन रेडियली आउटवर्ड होगा, और जब साइन थीटा की वैल्यू लेस देन हो जाएगी तो थीटा देखो सबसे पहले मैक्सिमम है पाई बाई 2, तो साइन थीटा 1 होगा. जब थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू पे, हाँ ठीक है, देखो इनिशियली क्या हो रहा है, हमने थीटा यहाँ से माना है, तो इनिशियली थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है, और फाइनली थीटा की वैल्यू पाई बाई, सॉरी फाइनली थीटा की वैल्यू 0 है. तो जब 0 होगा तो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब साइन 0 तो बड़ा 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर आर जी से बड़ा नहीं होगा, तो एन की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी. इनिशियली साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी 1, तो 1 आपका जब वी स्क्वायर आर जी से होगा तो आपने जो रिलेशन माना है कि एन बाहर की तरफ वही होगा. तो इनिशियली आप देख रहे हो, इनिशियली और फाइनली में ऑपोजिट आ रहा है, मतलब कि पहले पॉजिटिव आ रहा है बाद में निगेटिव आ रहा है, मतलब कि शुरू में हमने जो माना है एन की वैल्यू दैट इज रेडियली आउटवर्ड वही होगा और बाद में रेडियली इनवर्ड हो जाएगा. तो इसका आंसर होना चाहिए रेडियली आउटवर्ड्स इनिशियली एंड रेडियली इनवर्ड्स लेटर. ठीक है,
अब जो इनिशियल वाली कंडीशन है उसके लिए आप लिखोगे कि 1 इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, या v की वैल्यू शुड बी लेस देन अंडर रूट आर जी। ठीक है, ये क्यों सेटिस्फाई हो रहा है? v इनिशियल कितना है? 0 है, तो 0 इज लेस देन रूट आर जी होगा ही होगा। ठीक है, तो इनिशियली आपका इस रिलेशन में डालो साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी आर जी में, सॉरी ये जो रिलेशन है थीटा की इनिशियल वैल्यू है आपकी π/2 और v की इनिशियल वैल्यू है 0, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो अपना n जैसा माना है हमने वैसे ही होगा। फाइनल में v की कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी और थीटा फाइनल की वैल्यू 0 है। ठीक है, थीटा फाइनल की वैल्यू 0 है तो ये रिलेशन ऑपोजिट हो जाएगा, तो n की वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अब आगे के लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए चलो बाय बाय।